अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नुक्ता एतराज़। मैं हूं हुमैर अनवर। और अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात की जाए, निगरान गवर्नमेंट की जो सेटअप था जब टेक ओवर किया गया तो यकीनन बहुत सारे चैलेंजेस थे। नाकरीन ये भी कहते रहे कि पाकिस्तान शायद बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, या फिर एक ऐसी फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की गई कि जहाँ सोशल मीडिया पर भी कैंपेन्स चलाई गई कि पाकिस्तानी मईशत शायद मुश्किल सूरत हाल में है। बज़ाहिर ऐसे हालात ज़रूर पैदा हुए, लेकिन जो काविशें थीं खासतौर पर पिछली गवर्नमेंट में हमने देखा जब हैंड ओवर किया तो ये बातें की जा रही थी कि जो आने वाला केयर टेकर सेटअप होगा उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां आयद होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है कि सस्टेनेबिलिटी का जो एलिमेंट है उसे किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, मईशत को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस आने वाली हुकूमत के लिए थे। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता चंद माह में जिस तरह केयर टेकर सेटअप ने टेक ओवर किया और फिर उसके बाद इन चैलेंजेस को एड्रेस किया, मुसलसल हमने देखा कि डॉलर की जो गिरफ्त थी वो डॉलर हमारी गिरफ्त से बाहर निकलता जा रहा था, उसे सस्टेन करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए गए। फिर उसके बाद यके बाद दीगरे हमने देखा कि जो क्रैकडाउन किए गए, खासतौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो माफिया था उसे कंट्रोल करने की कोशिशें की गई। और उसके बाद फिर जो अफगान ट्रांजिट का मामला था हमने देखा कि वो भी जो काविशें थी सामने आई हुकूमत की जानिब से। तो ऑल इन ऑल अगर बात की जाए, बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स हैं, बहुत से ऐसे इशारे हैं जो हमें बताते हैं कि जो मैशियत है वो बेहतर सिमत में जा रही है और कदरे मुस्तहकम सिमत में जा रही है। वो कौन से इंडिकेटर्स हैं, मैं ज़रा उस पर नज़र डालना चाहूँगा। SIFC का क़याम सबसे बड़ी अचीवमेंट थी जो कि पाकिस्तान ने हासिल की। और फिर ज़ाहिर है चूँकि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की मद में हम देख रहे थे कि एक बहुत बड़ा गैप था जिसे फिल करना ज़रूरी था। और SIFC के क़याम के बाद जो मुआहदे पाकिस्तानी हुकूमत ने, निगरान सेटअप ने अरब ममालिक के साथ किए और दीगर ममालिक के साथ किए, यकीनन मुकाबले सताइश हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी कि 5 माह में गुज़िश्ता बैरूनी जो सरमायाकारी है उसमें 21% इजाफा हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि ऐसा कहना है स्टेट बैंक की तरफ से। और जाहिर सी बात है जो स्टेटमेंट आती है उसमें यह भी कहा गया कि जुलाई ता नवंबर मुल्क में 64.48 करोड़ डॉलर की बैरूनी सरमायाकारी की गई है। यकीनन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। साथ साथ नवंबर में अगर बात करें तो मुल्की करंट अकाउंट 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा, ऐसा कहना है स्टेट बैंक की तरफ से। ज़रूर, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं जो कि अब देख रहे हैं कि इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मैशियत है वो अल्हम्दुलिल्लाह इज़ बैक ऑन द ट्रैक। और जो ख़तरात थे, जो चैलेंजेस थे, ख़ासतौर पर निगरान हुकूमत की तरफ बहुत सारी जो जिम्मेदारियाँ थी, जो वादे थे, वो यकीनन अब पूरे होते जा रहे हैं। जो वादे उन्होंने किए थे आवाम के साथ जब वो आए थे, चंद माह का अरसा था, बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। और ख़ासतौर पर जो पेट्रोलियम मसनूआत की मद में रिलीफ आवाम तक को दिया गया है, आवाम तक पहुँचाया गया है, यकीनन एक बहुत बड़ा रिलीफ है ऐसी पूरी सूरत हाल में। हम इस पूरे सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं तारुफ कराता चलूँ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का। मोहम्मद अयूब महर साहब माहिर मईशत है। अयूब साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत से? साथ साथ तशरीफ़ फरमा है इंजीनियर MA जब्बार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो। कैसे मिजाज है आपके? और हमारे साथ फ़ोन लाइन पर होंगे फ़ारूक आदिल, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ अगर आऊँ तो चूँकि ज़ाहिर है जिस तरह के इंडिकेटर्स हमें अब बताते हैं कि जो सिचुएशन है मुल्क में एक अजीब सी कैफियत का रुझान रहा, यहाँ ट्रस्ट डेफिसिट भी बढ़ता रहा। फिर उसके बाद हम देख रहे थे कि दिवालिया की खबरें थी, इस तरह की बहुत सारी बातें की जा रही थी, वो तासुर अफ़ज़ाइल होते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए मेरे से पहले मैं अपने इंट्रोडक्शन में 2-3 चीज़ें की मैं उनको बिल्कुल एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जी, पहली बात यह कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क को बैंकरप्सी का खतरा तो कभी ना था, ना पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं। बेशक उसकी वजह ये कि लोग जो बैंकरप्सी का लफ्ज़ मिसयूज़ करते हैं, जी, बैंकरप्सी और डिफ़ॉल्ट में फ़र्क होता है, बिल्कुल ठीक है। बैंकरप्सी डिफ़ॉल्ट को नहीं होता जी, बैंकरप्सी का मतलब है कि आपके जो एसेट्स हैं ना जी, वो कोलैप्स कर गए हैं। सही। आपकी लैंड, आपके मिनरल रिसोर्सेज, आपके लोग, अल्हम्दुलिल्लाह एसेट्स तो हमारे कहीं नहीं है, एसेट्स कोई भी नहीं था, बिल्कुल। वो प्रॉब्लम जो इसको डिफ़ॉल्ट की बात की जाती है, वो डिफ़ॉल्ट होता है बेसिकली लिक्विडिटी का इशू। राइट। कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, कम है, आपने जो अपनी ऑब्लिगेशन है, जो लायबिलिटीज है, वो पे नहीं कर पाएंगे, जिनको पे करने हैं वो पे नहीं कर पाएंगे जी, वो एक डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल है। सही। लेकिन पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है, IMF भी जानता है, दूसरे तमाम जो हम बॉन्ड और स्कूक लॉन्च करते रहे हैं वो इन्वेस्टर भी जानते हैं सही कि 75 ईयर्स की हिस्ट्री में पाकिस्तान ने कभी डिफ़ॉल्ट भी नहीं किया। राइट। वो मैं आपके प्रोग्रामों में कहता रहा कि इसका कोई चांस है ही नहीं। सही। हुआ ये था, अगर आप देखें जिस वक्त ये स्लोगन मैं इसको कहूँगा शुरू हुआ कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, बैंकरप्सी का लफ्ज़ तो पता नहीं कहाँ से यूज़ करना शुरू कर दिया गया। डिफ़ॉल्ट कर गया था श्रीलंका जो हमारी नेबर कंट्री है। उसकी मीडिया में तस्वीरें आई, सोशल मीडिया में उसको हाईलाइट किया गया, लोग बाहर सो रहे हैं, लाइट नहीं है, ब्लैकआउट हुआ हुआ है, गाड़ियाँ नहीं चला सकते, पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के जहाज़ आए थे वापस चले गए,
जी उसको बेस बनाते हुए पाकिस्तान में ये एक बहुत शोर मचाया गया कि हमारी ये सूरत हाल होने वाली है। अगर वो श्रीलंका डिफॉल्ट ना करता, यहाँ डिफॉल्ट का लफ्ज़ भी नहीं लोगों को जी पता होता। जी वो एक बहुत ज़्यादा शोर मचाया गया, उसके चांस भी नहीं थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सब ने देख लिया कि वो सारी जो रूमर्स और डिसइंफॉर्मेशन थी जी वो नहीं हो पाई। बैंक्रप्सी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, डिफ़ॉल्ट का भी मैं कह रहा था कि डिफ़ॉल्ट में भी नहीं जाएंगे, अरेंजमेंट हो जाएंगे। राइट राइट दूसरी चीज़ ये कि आपकी तरफ आपने जो जिस बात की तरफ SIFC की तरफ का बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट का की बात की जा रही थी ना, जी। वो लिक्विडिटी का इशू, कि फॉरेन एक्सचेंज का इशू था ना बिल्कुल बेसिकली। ऐसे है जी देखिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की हमें प्रॉब्लम है, ये अब से नहीं, 2 डिकेड से प्रॉब्लम चली आ रही जी है, जी डेफिसिट में हम जा रहे हैं। उसके लिए जो सोर्स होता है एक्सपोर्ट्स का, या तो आपकी हो कम्पिटेटिव जी एक्सपोर्ट अर्निंग हो, सस्टेनेबल सोर्स है, या FDI आ रही हो। तीसरा एक जो सस्टेनेबल नहीं है लेकिन सोर्स होता है वो रेमिटेंसेस का होता है। राइट राइट रेमिटेंसेस ने उसको कवर अप जी, जी, किया, हम जी, जी। कुछ उसकी पेमेंट करते रहे। इन्वेस्टमेंट सस्टेनेबल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक तो है ना फॉरेन एक्सचेंज आपके पास आता है, इनफ्लो होता है, आप प्रीपे कर सकते हैं अपनी जी। डोट। दूसरा उसमें उसके साथ टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी आती है ना जी, जी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ। ये पोर्टफोलियो तो नहीं है कि स्टॉक एक्सचेंज में FDI की बात कर बिल्कुल, रहे हैं जी, ना। जी, जी। FDI का मतलब है जो इन्वेस्टर आ रहा है वो 20 साल 30 साल का प्लान बना के आ रहा है, जी, जी। फिजिबिलिटी की बेस पे आ रहा है। वो यहाँ आएगा, वो टेक्नोलॉजी भी लाएगा, नई इंडस्ट्री इंस्टॉल करेगा, वो इसका होता है। फिर जब वो प्रोडक्शन शुरू करेगा तो आपकी GDP भी बढ़ेगी, आपके लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। जी जी लेकिन इमीडिएट ऑब्जेक्टिव जो था वो तो यही था कि किसी तरह से फॉरेन एक्सचेंज आ जाए। तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये एक रैशनल डिसीजन था कि SIFC का इंस्टीट्यूशन सामने आया। जी उसके मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट तो उसकी आएगी ना, जी बिल्कुल ये अचीवमेंट नहीं है। SIFC वाली जो इन्वेस्टमेंट आनी है वो अभी नहीं आई है। आपने जी। जो स्टेट बैंक के फिगर्स दिए जी। हैं वो जो नॉर्मल वे से FDI आ रही है उसके फिगर्स एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी SIFC के जो अचीवमेंट है वो तो बात की बात है। SIFC में तो अभी एग्रीमेंट हुआ है, और इसमें ये जहन में रखना होगा कि स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिक कंट्रीज राइट जहाँ से इन्वेस्टमेंट आनी है। सही वो $60 बिलियन का एस्टिमेट है इस पूरे प्रोग्राम का। यकीनन उसके बाद हमें मेरा ख्याल है कि IMF की शायद फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। और दूसरा इंशाल्लाह, ये जी, जी। कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बिल्ड हो जाएंगे। जो केयर टेकर सेट SIFC जी, के जी। जो लोग हैं उसको जो शेल्टर, जाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी शेल्टर कर रहे हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट भी है, पॉलिटिकल पार्टीज को भी एतमाद में लिया गया है। जी, जी। वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसमें सबकी कोऑपरेशन है। लेकिन जो केयर टेकर गवर्नमेंट की स्पेशली जो बात है, वो मैं आज एक और प्रोग्राम में मैं ये डिस्कस कर रहा था जी कि देखिए जब केयर टेकर सेटअप आता है, अब से नहीं 93 से अगर आप देखें, मोइन कुरैशी साहब आए, गुलाम मुर्तज़ा जतोई आए, उसके अलावा आपके एक दो और पॉलिटिकल सेटअप जी, जी। आते रहे, मिराज खालिद साहब आए। मलिक मिराज खालिद साहब, जी जी बिल्कुल पॉलिटिकल जब सेटअप आता है तो क्योंकि पॉलिटिकल केयर टेकर सेटअप जब आता है, केयर टेकर सेटअप ने लोगों के पास वोट के लिए नहीं जाना होता, जी तो एक फेयर होता है, एक अप्रीहेंशन होता है कि ये हार्ड स्टेप लेंगे, जी। हमेशा होता है। बिल्कुल ऐसी है, सरप्राइजिंगली जो इस दफ़ा हुआ है वो हार्ड स्टेप सामने नहीं आए हैं, सही बात है बल्कि आप देखें कि जो ऑयल प्राइसेस का ग्लोबल मार्केट में रिडक्शन आया था जी वो बिल्कुल एज ए ट्रांसफर कर वो दिया। ट्रांसफर कर दिया गया, हालांकि बहुत मुश्किल था इस पूरी केयर सिचुएशन टेकर गवर्नमेंट नहीं करती। जी, जी। केयर टेकर गवर्नमेंट का यूजुअली आवाम को रिलीफ देना नहीं सही, होता, सही। वो इकोनॉमी के लिए करते हैं, काम करते हैं, पाकिस्तानी बिल्कुल ठीक, बताना बिल्कुल ठीक है। वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे होते जी हैं, जी 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 लेकिन वो रिलीफ नहीं प्रोवाइड कर रहे राइट होते। राइट लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा देखने में है कि बहरहाल पब्लिकली जो बेनिफिट जी। था वो ट्रांसफर किया गया। सही ये एक बिल्कुल उसका ठीक। positive मैं impact है। डॉक्टर साहब आपकी तरफ बिल्कुल आऊँगा। मैं हमारे साथ MA जब्बार साहब भी मौजूद हैं। जब्बार साहब, जिस तरह डॉक्टर साहब ये भी जिक्र कर रहे थे, जो मुंतकिल करने की हुकूमती इस दफ़ा देखा है कि जो आवाम को रिलीफ देने की काविश है, ख़ास तौर पर फिर SIFC का क़याम है, ये सारी वो चीज़ें थी। जब केयर टेकर सेटअप आया था तो बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया था उस टाइम भी कि ये किन डायरेक्शंस में हुकूमत जा रही है, फिर उसके बाद इनका काम सिर्फ इलेक्शन कराना है। लेकिन जो उसके सम्राट हैं, अब हम देख रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी, पाकिस्तान इस वक्त एक नहज पर पहुंच चुका है कि जहां हम कहते हैं कि हम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। कितना किरदार समझते हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट का भी रहा, और फिर ये जो ड्रास्टिक स्टेप्स लिए गए, इनको किस तरह देखते हैं आप आने वाले चंद माह में? देखिए, वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट न कहूँगा, एक एक्सट्रैक्ट समझें कि जी। उसके $350 मिलियन के अप्रूवल में, जिसको हम कहते हैं कि एक फिस्कल मैनेजमेंट की एक इम्प्रूवमेंट और उसकी कंसोलिडेशन के हवाले से
उसमें वर्ल्ड बैंक ये कहती है कि पाकिस्तान के लिए चॉइसेस दो ही हैं, या तो पाकिस्तान अपने ओल्ड पैटर्न और ओल्ड सिस्टम को जारी रखे जी और रिस्क करे इकोनॉमी को मज़ीद ख़राब होते देखने का, या तो पाकिस्तान जो है वो एक मेजर स्टेप्स आउट ऑफ द बॉक्स और एक इनोवेटिव और एक नए वो स्टेप्स ले जो जिसको कहना चाहिए कि उसको हम लफ्ज़ रेवोल्यूशनरी तो इस्तेमाल नहीं करें, मगर हम ये कहें कि एक बेटर मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, राइट, और उस स्टेप्स को उस स्टेप्स को लेने के लिए जो है वो उन लोगों की ज़रूरत होती है जिनको वापस जो है इसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना है। सही, यानी उनको न किसी के पास जाना है, न किसी के हाथों में यरगमाल होना है, न किसी से ब्लैकमेल होना है, न किसी ग्रुप्स की चौधराहट और जो पाकिस्तान में सिस्टम है, फ्यूडल सिस्टम, वेस्टेड इंटरेस्ट, एलिट्स, जी उनके पास उन लोगों को जिनको ज़रूरत नहीं है जाने की, शायद हम ये कहेंगे कि वो एक होप बनती है कि आप इस सिस्टम को इजरा करें, ओल्ड पैटर्न को भूल जाएं। अब हम आगे बढ़ें कि थोड़े से अरसे में ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आप देखें कि दो फिगर, एक एब्सोल्यूट फिगर टर्म्स में कोई ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, मगर फिर भी 8% आपकी जो है वो FDI बढ़ी है ड्यूरिंग 5 months एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, अब अगर हम एक्सपोर्ट्स की तरफ भी आ जाएं तो एक्सपोर्ट्स भी 5% जो है एज कंपेयरिंग टू द सेम पीरियड ड्यूरिंग द लास्ट ईयर में बढ़े हैं। आज 2.8 पे अगर FDI अक्टूबर नवंबर में तकरीबन आ गई है तो ये भी एक हाईएस्ट नंबर है। ठीक है, अब उसके अलावा जो है वो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया कि एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है, क्योंकि हम सेकेंडरी मार्केट में देख रहे हैं, ऑक्शन मार्केट में देख रहे हैं कि जो एक यील्ड्स आ रही हैं वो डिस्काउंट रेट से भी कम पे आ रही हैं। तो उससे क्या होता है कि एक इंडिकेशंस मिलती है कि कुछ एक ओवरऑल इन्फ्लेशनरी नंबर्स में रिडक्शन हो रही है। अब भी दिसंबर में जो इन्फ्लेशनरी नंबर आया हुआ है वो पहले 29 प्लस था, तो वो 29 माइनस पे आ गया है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ग्रेजुअली जो है वो टेपर ऑफ होती हैं, मगर एक उम्मीद की जाती है कि इस सारे स्ट्रिंजेंट मेजर्स के साथ जो है IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, ये सब लोग इस वक्त तकरीबन आमादगी का इजहार कर रहे हैं प्रैक्टिकली, सही, कि हम पैसे देंगे मगर उस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए देंगे जो सिस्टम खुद को डिसिप्लिन करने के लिए आमादगी का इजहार प्रैक्टिकली करेगा। जी बिल्कुल सही। तो मेरे अपने ख्याल में कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें आमादगी है, हालांकि काम बहुत करने की अभी भी ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों के ऊपर जब प्रेशर आता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस आप बढ़ाते हैं, गैस की प्राइसेस बढ़ाते हैं, हर किस्म की वो चीज़ जो एक इन्फ्लेशनरी इफेक्ट पैदा करती है, उसको ऑफसेट करने के लिए हमारे पास सामने क्या चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ें हैं कि इस वक्त चूँकि इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट तकरीबन स्टेगनेंट हुआ कि इनफ्लो आउटफ्लो को सेंट्रल बैंक ने कहा कि नहीं मैनेज करें, तकरीबन ज़ीरो ग्रोथ पे हम आकर, और कैड को भी हमने ज़ीरो कर दिया। एक लिहाज से थोड़ी देर के लिए कि ये हिंसे या आदात कोई अच्छे नहीं लगते हैं, मगर इन्फ्लेशनरी प्रेशर उस इम्पोर्टेड, क्योंकि ये इकोनॉमी एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंजम्पशन इकोनॉमी बन चुकी थी, तो इसके ऊपर जो एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है अगर बड़ा केयरफुली इसको खोला जाए। ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। अब उस इम्पोर्ट्स के बढ़ने के आगे मेरा ख्याल है कि शायद उम्मीद की जा रही है कि हमें कुछ इन्फ्लोज भी आएंगे, हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल मार्केट के हवाले से कुछ हमें ऑफर्स भी हो सकेंगी। तो ओवरऑल ये कुछ जायज़ा जो है ना, ये इकोनॉमी का थोड़ा सा यानी ऑन सरफेस सब लोगों के समझ में नहीं आता है। ठीक है, ऑन सरफेस कुछ नंबर्स जो है कभी कभी लोगों को ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगते हैं कि भाई 29.2 से क्या हो गया 28.8 लेकिन अहमियत की बात ये कि हम कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से हमने दोबारा कोशिश की है कि इसको बेहतर बनाया जा सके। मैं जब्बार साहब आपकी तरफ आऊँगा, डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी जब्बार साहब ने भी जिक्र किया कि फिगर्स की अगर बात की जाए, यकीनन खातिर खा जिस तरह का इजाफा हम देखना चाहते थे कि प्रोसेस को डीरेल ना किया जाता, अगर 2018 के बाद एक सिचुएशन ऐसी पैदा होगी कि जिसमें कुछ अजीब सी
पॉलिसीज़ का सहारा लिया गया, पाकिस्तान को बहुत पीछे ले जाया गया। माजी में अगर ये वक्त निकाल भी देते हैं हम, तो आपको क्या लगता था कि पाकिस्तान वाज अ बूमिंग इकोनॉमी? उस तक पहुंचते हुए डेफिनेटली अब बहुत सारी अहम जो काविशें हैं वो मज़ीद हमें देखना पड़ेगा कि हुकूमत वक्त, लेकिन जिस टाइम में और जिस एरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, मौजूदा जो सूरत हाल है इसे किस तरह देखते हैं आप? देखिए बिल्कुल ये तो बात सही है, आपने खुद भी इंडिकेशन दे दी कि जो रिक्वायर्ड हमारे ग्रोथ है ना एफडीआई में या एक्सपोर्ट्स में या जीडीपी की ग्रोथ में, उसकी भी जो क्वार्टरली फिगर है स्टेट बैंक ने रिलीज किए हैं, वो रिक्वायर्ड टारगेट तो हम अचीव नहीं कर सके। राइट। लेकिन वो जो नेगेटिव ग्रोथ वो हमने खत्म कर दिया, वो एक यू टर्न आप कहते हैं कि वो पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन में गया। परसेंटेज टर्म में ठीक है 8%, 21%, वो ठीक है। क्वांटम कोई बहुत बड़ा आपको नजर नहीं आएगा। एफडीआई 2 के अगर अराउंड हो जाती है, कोई खास नहीं। माजी में हमने 7 बिलियन भी इनफ्लो रहा है एफडीआई का, और वहाँ तक हम नहीं पहुंचे। लेकिन ये था कि जो नेगेटिव वाला ट्रेंड चल रहा था वो ट्रेंड चेंज हुआ है। सही। दूसरी चीज़ ये कि अभी 2 चीज़ें बताई जब्बार साहब ने वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से, उसमें दूसरा जो ऑप्शन है जो हमें यकीनी तौर पे दूसरा ही ऑप्शन अडॉप्ट करना होगा, वो रिस्ट्रक्चरिंग है इकोनॉमी की। और रिस्ट्रक्चरिंग में सबसे पहले हमें आइसोलेट करना होगा उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग से जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। अच्छा, केयर टेकर सेटअप में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होते। बिल्कुल ऐसे है। तो उसका मतलब है उसमें आप टैक्सेशन की पॉलिसी बना रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे हैं, ट्रेड पॉलिसी बना रहे हैं जी। तो उसमें अगर वेस्टेड इंटरेस्ट है उन्हीं लोगों के लिए कि जो अपने जिनके इंटरेस्ट हैं वो अपनी इंडस्ट्री पे ही टैक्स एग्जेम्प्ट कर दें, अपनी ही प्रोडक्ट पे एग्जेम्प्ट कर दें। बैंक लोन का इस तरह से वो बनाए मॉनेटरी पॉलिसी कि उनकी तरफ रिसोर्सेज चले जाएं जी। तो इसको इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहरहाल पॉलिटिकल आप के जो बेनिफिट है उससे सेग्रीगेट करना पड़ेगा, ठीक है, वरना प्रॉब्लम रहेंगी। ये एक बहुत बड़ा इशू है। और माजी में जो डिक्लाइन आया उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी, तमाम इंटरनेशनल फोर्सेस बिल्कुल जानते हैं कि हमें उससे निजात हासिल करनी होगी। डॉक्टर साहब फारूक आदिल साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। फारूक साहब, जिस तरह की अब ज़ाहिर गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएं तो यकीनन जो हुकूमती काविशें हैं जिसमें SIFC का क़याम, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब बात की जा रही है कि जब 5 माह में जो गुज़िश्ता 5 माह गुजरे उसमें बैरूनी सरमायाकारी में एक वाज़े इजाफा दिखाई देने लगा है। जो हुकूमत वक्त है, अगर उसके नैरेटिव की बात की जाए तो उनका पहला तो नैरेटिव ये हमें दिखाई देता था कि ये जो सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान खड़ा हुआ है इससे फ़ौरन बाहर निकला जाए ताकि आम इंतखाबात की बात फिर करते हुए हम अच्छे भी लगेंगे और उसके बाद डेफिनेटली एक फ़िज़ा कायम कर दी जाएगी। और यकीनन अब उस तरफ हम बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। बज़ाहिर ये बड़ा मुश्किल दिखाई देता था। आपको नहीं लगता कि आने वाले जो चंद माह हैं या आने वाला जो अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का सेटअप होगा वो कदरे बेहतर अंदाज से परफॉर्म कर पाएगा? जी, आपने मुझसे सवाल किया है? जी, मैंने आपसे, फारूक आदिल साहब, मैंने आपसे सवाल किया है। जी शुक्रिया। देखिए, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हुआ क्या है? हुआ ये है कि एक बहुत ही खौफनाक दौर के बाद, जिसका हम सब जिक्र करते हैं, 4 साल का या पौने 4 साल का दौर हुकूमत, जिसमें यानी इस कदर मिसमैनेज हुआ मईशत के साथ, सियासत के साथ, फॉरेन अफेयर्स के साथ, तो उसके नतीजे हमारे सामने आ गए मईशत की सूरत में, और हम पूरी कौम के साथ कसमपोशी का शिकार हो गए। आम आदमी के पास जरूरियात जिंदगी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, ऑयल नहीं है। इसी तरह से रियासत अपने अखराजात पूरे करने पे मुश्किलात का शिकार दिखाई दी। इस सारी सूरत हाल को जो मैनेज किया गया, कैसे मैनेज किया गया? देखें, मईशत हिसाब किताब का खेल है, और ऐसा हिसाब किताब जिसे आप अपने हक में कर सकें। तो अब आपने जो जमा तफरीक की है, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, उससे कुछ आपने सेक्रीफाइस किया, कुछ आपने गेन किया। नतीजा ये निकला कि आपकी मईशत आज बेहतर है, आपका रुपया मुस्तहकम है, आपकी जो है फॉरेन रेमिटेंस जो है उसमें भी कोई आपके यहाँ को मामलात एक तवाज़ुन की सूरत हाल पैदा हो गई। गुड गवर्नेंस से हुई, स्मगलिंग आपने बेहतर की, करेंसी में इस्तेहकाम आ गया, महंगाई आपकी तकरीबन 40% पर पहुंच गई थी, जो अब फ्लक्चुएट कर रही है 22 और 29% पर। तो ये सारी चीजें ठीक हैं। इसके अलावा क्या हुआ है? इसके अलावा ये हुआ है, मैं आपकी ना सवाल के जवाब नहीं हूँ। इसके अलावा ये हुआ है कि आपने SIFC और ये जो आपके इदारे कायम हुए हैं, उनके नतीजे में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक एतमाद मिला है। अब उनको ये भी समझ में आ गई है कि हम यहाँ जो कारोबार करेंगे
और हम अपनी जो सीड बनी है उसको वापस कैसे ट्रांसफर कर देंगे, उसका भी एक सिस्टम बन रहा है। क्योंकि एक एतमाद की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस एतमाद की सूरत हाल पैदा करने में पाकिस्तान की तारीख में पहली बार रियासत के सारे स्टेक होल्डर, इसमें आपकी हुकूमत वक्त भी शामिल है, इसमें आपकी जो इससे पहले आपकी 16-18 महीने की हुकूमत थी वो भी शामिल है, इसमें आपके बाकी जो स्टेक होल्डर्स है रियासत के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो भी शामिल है। तो इन सब ने, और अदलिया भी शामिल है, इन सब ने मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए यकजान होकर काम किया है। ये तजर्बा पाकिस्तान में पहली बार हुआ है और तारीखी कर। इसके नतीजे में हुआ क्या है? इसके नतीजे में हुआ यह है कि मईशत ने एक बड़ी और कामयाब जश्न भर ली है, और इस कामयाब जश्न के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को एक इस्तेहकाम मिल गया है आने वाले दौर के लिए। जी सही। ये वो सारा पिछला दौर, मौजूदा दौर और आने वाला दौर एक तसलसल के साथ देखा जाएगा, और आइंदा एक पैटर्न सेट हो जाएगा जिसके नतीजे में आप अपनी मईशत को सही खुतूत पे चला सकेंगे और सही नतीजा। सर आपने मेंशन किया कि जो एक माजी में हुकूमत गुजरी 2018 के बाद जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए, हर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए या हर वॉक ऑफ लाइफ की बात की जाए, तो वहाँ हमें मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई दी। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये चंद सख्त फैसले हम कर रहे हैं ताकि अवाम बेहतरी की तरफ, आने वाले जो साल हैं वो बेहतरी की तरफ जाएं। और ये इतना बड़ा जो झूठा नैरेटिव था, आपको नहीं लगता कि ये बबल था एक झूठ पे जो बेस करता हुआ है, वो अब हमें कदरे साफ और शफाफियत दिखाई देती है उसमें, और वो जो एक थिन फाइन लाइन थी जिसको हम चाहते थे। जी जो जिसको आप बबल कह रहे हैं, उस बबल के नतीजे में जो एक झूठा आप लोगों को एक आसरा दिया गया और एक झूठी तस्वीर दिखाई गई, उसके असरात बिल्कुल हम भुगत रहे हैं। लेकिन आपको हमें ये समझने की जरूरत ये है कि ये था क्यों। ये था इसलिए कि पाकिस्तान के दो मामलात को स्टेक पे डालना था, दो मामलात को खतरे में डालना था। नंबर एक, पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम। पाकिस्तान का दिफाई प्रोग्राम बहुत सारे लोगों की आंख में खटकता है, इस रीजन में भी, इस रीजन से बाहर भी। और आपका जो नजरियाती बैकग्राउंड है, और खास तौर पर जो नजरियाती बैकग्राउंड जिसका तहफ़्फ़ुज़ आइन करता है, इन दो चीजों पर कंप्रोमाइज करने का इरादा था। और ये कंप्रोमाइज उस वक्त तक नहीं हो सकता था जब तक आप डिफॉल्ट ना हो जाएं, जब तक आप कोड़ी कोड़ी के मोहताज ना हो जाएं। तो उस जमाने की हुकूमत एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को इक्तिसादी एतबार से भी डिफॉल्ट करना चाहती थी और पाकिस्तान की नजरियाती असास पर भी हमला करना चाहती थी। नतीजा क्या? मिसाल के तौर पर 2-3 ऐसे मामलात हैं हमारे आइन में जिनको आप छेड़ दिए जाएं तो पाकिस्तान का हर आदमी एक दूसरे से 10 गिरेबां हो जाएगा। राइट। ये वो चीजें हैं जिनको हमारे बुजुर्गों ने बड़ी दानिशमंदी के साथ तय कर दिया था, उनको छेड़ने का प्रोग्राम था। जब ये उनको छेड़ते, उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम पैदा होता, मईशत इन्होंने पहले तबाह कर दी होती। इसके नतीजे में आपके यहाँ फॉरेन फोर्सेज आती और कहती कि ये मुल्क अपने एटमी असासे रखने के काबिल नहीं है, इन्हें आप इंटरनेशनल। अच्छा फारूक आदिल साहब, मैं चूंकि आर्मी चीफ साहब अमेरिका के दौरे पर भी हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की सिचुएशन हमने देखी कि अस्करी इदारे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुकूमत वक्त को रहा है और फुल सपोर्ट दी गई, और ये भी कहा गया जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाई जाएगी पाकिस्तान में, उसमें भी सपोर्ट की जाएगी। फिर उसके बाद आर्मी चीफ साहब ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी की। यहाँ पर हमने देखा कि जो मशाइख थे, उलमा कराम थे, उनसे भी मुलाकातें हुई ताकि जो पीस है उसे बेहतर बनाया जा सके। और ये पूरी सिचुएशन में जो कड़ियाँ अब जुड़ती दिखाई देती हैं, ख़ासतौर पर आर्मी चीफ साहब के बैरूनी दौरे, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के इंटरनल अगर देखें तो वो भी उनकी जो मूवमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को एड्रेस करने की कोशिशें, बलूचिस्तान तशरीफ़ ले गए। तो ये जो दो मनसब जिनकी हम बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि बहुत अहम किरदार रहा है इस पूरी सिचुएशन में? टाइम कम था और जो काम थे वो बहुत ज़्यादा थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वक्त कम था, मुकाबला सख्त था, जो एक हमारा एक खास जुमला है हमारी सोसाइटी में। लेकिन मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ये जो कुछ हमारे आर्मी चीफ कर रहे हैं, जो कुछ हमारे वजीर आजम काकत कर रहे हैं, ये इसको एक तसलसल के साथ देखने की जरूरत है। ये तसलसल क्या है? ये तसलसल दरअसल जब आपने उस गिरफ्त से निकाला कौम को, जिसके वो गिरफ्त आपको
इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की तरफ लेके जा रही थी, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की राह हमवार कर रही थी। जब आपने उससे निकाला तो दरअसल पूरी रियासत ऑन बोर्ड थी और रियासत ने पहली बार कसम खाई कि अब हम रियासत को और मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे। अब आप ये देखें कि पिछले दिनों एक निजकारी का केस था, एक हाई कोर्ट में गया और वहां जाके उन्होंने कहा कि इसको मत किया जाए, तो उस मौके पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये मईशत का सब्जेक्ट है, इसको मुतलका फोरम पर संभाला जाए। तो ये जो पाकिस्तान की तारीख में पहली बार चीजें बाय द बुक हो रही हैं और पूरी रियासत ये है वन पेज पहली बार बना है। और ये वन पेज किसी ए पॉलिटिकल पार्टी, किसी बी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के आइन पे बना है। ठीक, बिल्कुल। और इस आइन पे लाने के लिए हमारे वजीर आजम भी काम कर रहे हैं, आर्मी चीफ भी काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस भी काम। राइट फारूक साहब, मैं क्विकली एक सवाल करूंगा, फिर चूंकि ज़ाहिर स्टूडियो में मेहमान मौजूद है, उनकी तरफ भी जाएंगे। जिस तरह आर्मी चीफ साहब ने जब ये दौरा अनाउंस हुआ, फिर उसके बाद जब वो बाहर गए, अमेरिका गए, और इस दौरे पर जब उन्होंने शुरुआत की तो हमने देखा तभी जो अमेरिकन स्टेटमेंट थी वो आना शुरू हो गई और उन्होंने कहा जी जो एलाई का वर्ड था, यानी पाकिस्तान का जो एलाई स्टेटस था वो भी बहाल किया जाता है। उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि जो आर्मी चीफ साहब ने फौरन अनाउंस किया और आज ये स्टेटमेंट भी आती है कि जी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है पाकिस्तान। ये इल्ज़ामात भी पाकिस्तान पे लगाए जाते हैं, बैरूनी इल्ज़ामात भी हैं, कुछ अंदरूनी इल्ज़ामात भी हैं कि जी पाकिस्तान किसी और ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है या कोई नए ब्लॉक बनने जा रहे हैं। तो ये भी आज तासुर उन्होंने ज़ाहिर कर दिया। ये कितनी अहम समझते हैं इस दौरे हाजिर में स्टेटमेंट कितनी अहमियत क्या मिला? आप ये देखें 2014-15 के बाद 2018 में जब एक हुकूमत बनी तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आप एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आ रहे हैं। राइट। वो ईस्ट इंडिया कंपनी कौन है? वो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना है। ठीक है। इसका मतलब क्या था कि वो हुकूमत अगर चाइना की मुखालफत कर रही थी तो वो क्या कर रही थी? वो किसी और ब्लॉक का हिस्सा थी ना, जो पाकिस्तान के मफादात के मुनाफी था। जबकि पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत की पॉलिसी थी गैर जानिबदारी। अब इसको वो जो सारे मुज़र असरात थे उसको समेटने के बाद पाकिस्तान की रियासत भी अनाउंस कर रही है कि हम ना इस ब्लॉक में हैं ना इस ब्लॉक में हैं, हम दुनिया के साथ हैं और अपने मफादात के मुताबिक हम फैसला करेंगे, ना किसी की दुश्मनी में ना किसी की हिमायत में। हम अपनी हिमायत में अपने मफाद में फैसले करेंगे। हम दाएं बाजू से भी, हम बाएं बाजू से भी, इस ब्लॉक से भी और उस ब्लॉक से भी हम रिश्ता रखेंगे, गैर जानिबदाराना पॉलिसी। बिल्कुल ठीक है जी, पॉइंट वेल टेकन सर। बहुत शुक्रिया फारूक आदिल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ थे। कमिंग बैक टू द स्टूडियो, मैं डॉक्टर साहब अगर आपकी तरफ आऊँ यही पॉइंट लेकर, क्योंकि आर्मी चीफ साहब का जब दौरा अमेरिका अनाउंस किया गया तो उस वक्त भी हमने देखा कि बहुत सी जिम्मेदारी थी, बहुत बड़ी एक सिचुएशन की एक फ़िज़ा कायम हुई कि जिसमें ये कहा गया कि ये दौरा अमेरिका बहुत अहमियत का हामिल हो सकता है, बहुत अहम फैसले वहाँ से आ सकते हैं। हमने देखा कि जाते ही वो जो एलाई का स्टेटस था वो बहाल हो जाता है, फिर उसके बाद पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अच्छे अंदाज से वेलकम किया जाता है और फिर उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं हमने देखा कि उसकी हमें अभी एक रोशनी हमें दिखाई दी है कि कुछ बेहतरी के एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इस दौरे को किस तरह देखते हैं, फिर हम मज़ीद भी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नॉन नेटो एलाई का जो स्टेटस है पाकिस्तान का, नॉन नेटो एलाई वो इस तरह यूज़ करते हैं। वो पाकिस्तान हमेशा से एक एलाई रहा है हिस्सा, लेकिन ये वर्ड जो है अमेरिकन यूज़ करते हैं कि हाँ आप नॉन नेटो एलाई हैं हमारे। पाकिस्तान का गवर्नमेंट कोई भी हो एक मौक़िफ़ रहा है कि हम एक गैर जानिबदार मुल्क हैं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। बहरहाल वो एक तासुर ज़ाहिर हुआ कि अगर ये समझा जा रहा था कि चाइना और रशिया कोई ब्लॉक बना रहा है तो वो ब्लॉक, हम पॉलिटिकल ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। उनसे भी हमारे ताल्लुकात हैं। इकोनॉमिक सीपैक है, दूसरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें चाइना, इंडिया और बल्कि वो एशिया के प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सही। तो उसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं जो लिंक हो रही हैं, वो ठीक है, वो इकोनॉमिक ब्रिक्स की बात है, वो एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, उसको पॉलिटिकल वे ना किया जाए उसको। और दूसरा SIFC की जहां बात कर रहे थे, यूएस बहरहाल SIFC का नहीं, SIFC में तो जो कंट्री स्पेसिफिक हैं वो मिडल ईस्ट वाली कंट्रीज है। उसमें जो हम बात पहले कर रहे थे उसी तरफ मैं अगर आऊँ, उसमें देखें मैंने कहा था कि फॉरेन एक्सचेंज की क्योंकि आपको इमीडिएटली ज़रूरत है ताकि आपको बार बार जो है लोन के लिए ना जाना पड़े। राइट। तो उसके लिए ये बेहतरीन एक ऑप्शन था
लेकिन इसमें आने वाले वक्त में एक चीज़ ज़रूर हमें कंसिडरेशन में लेनी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्शन आता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट इतने बड़े फैसले क्यों कर बिल्कुल रही जी। है। डॉक्टर साहब, हम यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे तो मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। कीप वॉचिंग नुक्ता एतराज़। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़, मैं हूं हुमैर अनवर। और जो बात का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हुए अगर बात करें तो SIFC का क़याम ख़ास तौर पर बहुत क्रूशल इस पूरी सिचुएशन में रहा, क्योंकि ज़ाहिर है जिसमें जो इंडिकेटर्स हैं यकीनन अब वो इस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने गल्फ़ स्टेट्स के साथ मुआहदे किए और फिर उसके बाद अमेरिका का आर्मी चीफ साहब का दौरा और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की मुसलसल बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स हैं यकीनन बहुत अहमियत की हामिल हैं। डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, हम उसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, SIFC का मिडल ईस्ट से हुआ, लेकिन उसमें हम 2-3 और चीज़ें जो हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो GCC कंट्रीज़ हैं जी, उनसे हम FTA नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि FTA कंट्री टू कंट्री होता है ना। जी जी बिल्कुल। हम सऊदी अरब से भी करना चाहें, लेकिन सऊदी अरब GCC का हिस्सा है, राइट। तो सऊदी अरब ने भी कोशिश की और वो जो GCC के पूरी तमाम कंट्रीज से वो FTA हो गया। बिल्कुल, एक से हो ही नहीं सकता था ना टेक्निकली वो। जी। तो GCC की जितनी 10 मेंबर कंट्रीज हैं उनसे सबसे हमारा FTA हो और गया। हम उसके करीब भी पहुंच चुके हैं काफी हद तक। FTA कर लिया, साइन हो गया, FTA हो नहीं, गया। GCC की बात कर रहा हूँ मैं, GCC की जो स्टेटस है उसके भी बहुत करीब पहुंच चुके हैं। जब हम FTA एक कंट्री से कर ही नहीं सकते थे ना, कर लिया ना उससे, राइट, तो कर लिया, तो इसका मतलब है हम उसमें इंटर हो गए, ठीक है, enter हो बिल्कुल गए। सही, बिल्कुल ठीक। और दूसरी उसमें चीज़ ये है कि आप ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि FATF जो था वहाँ से आपको क्लियरेंस मिल गई। जी बिल्कुल, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा, उसको मतलब है नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। IMF भी उसको कंसीडर करता है, वर्ल्ड बैंक भी उसको कंसीडर करता है। बिल्कुल ऐसी है। एक बहुत बड़े से आपके पास क्वेश्चन मार्क आ रहा था जी। और आई वाज होपफुल कि ये हो जाएगा, वो हो गया कि GSP प्लस का जो स्टैंडर्ड था वो आपका दोबारा एक्सटेंड हो गया। राइट, वो आपका 13% आपको एडवांटेज मिलेगा यूरोपियन मार्केट। जी जी जी। वो पहले मिल रहा था, ये था कि इस दफ़ा वो ख़त्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, वो एक्सटेंड हो गया है। इसमें हमें जो चीज़ अब करने के लिए जो ज़रूरी होगी SIFC को, क्योंकि हम जब फोकस कर रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं जी, इसमें देखें एक बहुत ज़रूरी और कंसिडरेबल चीज़ ये है कि जो लोकल आपके इन्वेस्टर हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, उनको भी वही फैसिलिटेशन होनी चाहिए। उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ना इंडस्ट्री की, जी जी, उसकी तरफ हमें आनी चाहिए। और ये कहना कि ये कह के रोका नहीं जा सकता कि केयर टेकर गवर्नमेंट ना करे। जी, देखें, इकोनॉमिक के स्टेक होल्डर सब हैं, सब है, बिल्कुल, पॉलिटिकल पार्टीज भी, केयर टेकर भी, नो डाउट, नो डाउट, आर्म फोर्सेज भी, जुडिशरी भी, एवरीवन इज ए और हुकूमत वक्त को तो ये स्टांस लेना ही है, लेना होता है। जी जी। तो उसमें जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो इग्नोर हो रही है, उस वो एक अभी भी इंडिकेशन है, खासतौर पे मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से जो 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा ना, जो फॉरेन इन्वेस्टर आएगा वो 3% पर लोन लेकर आएगा। जी जी, सही। जो मेरा लोकल इन्वेस्टर है, डोमेस्टिक है, वो 22% पे लेगा ना, वो बल्कि उससे ज़्यादा पे होगा। 22% तो पॉलिसी रेट है ना। तो डोमेस्टिक को हमें प्रमोट करना होगा। एक बहुत बड़ा चीज़ जो जिस तरफ उन्होंने इशारा किया अभी आदिल साहब ने, जी, कि जो आप बबल कह रहे थे ना, बेसिकली उसको मैं बबल आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। राइट, बबल में ये होता है कि कोई एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको जी, क्वांटिटेटिव टर्म में बड़ा नजर आ रहा हो, जैसे स्टॉक मार्केट बूम कर रही हो, जी, जी, बिल्कुल, हम उसको कहते हैं बबल। वहां तो इंडिकेटर नजर भी नहीं आ रहे थे ना। अगर कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपको नजर ही नहीं आ रहा डेवलप होता हुआ, तो वो बबल भी नहीं है। ठीक है, ठीक उन्होंने दो चीजें की जिन पर जो ऑब्जेक्शनेबल थी। एक तो ये कह के कभी भी आप शॉर्ट टर्म को इग्नोर नहीं कर सकते कि इस चीज के, इस स्टेप के इफेक्ट जो हैं वो बाद में आएंगे, लॉन्ग टर्म में आएंगे, बिल्कुल। जो आप मुझे बताएं, वो जनरेशन जो ग्रेजुएट हो रही हैं, जिनको जॉब मार्केट में आना है, जी जी, जिनको अपना कैरियर का आगाज करना है, जिनको अपने फैमिलीज बनानी है, जी, उनको आप कहें कि हम इम्पैक्ट ले रहे हैं, आपको बुरा वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा 5 साल बाद, ऐसी है जी। तो 5 साल का मतलब यह है कि उनका तो कैरियर नहीं, उनकी तो लाइफ खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, वो टेन्योर ही चला गया ना पूरा। तो ये नहीं कह सकते। दूसरा एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि वो फॉरेन जो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी हैं उनकी इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, जो नेबर कंट्री इंडिया में भी ये पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी की इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी। जी जी, जो एक समझ रहे थे ना कि जो अब्रॉड पाकिस्तानीज हैं
उनकी उस पीटीआई को सपोर्ट बहुत है। राइट, और- राइट। लेकिन वो एफडीआई नहीं आ सकी, सही। तो हमें उनको भी अट्रैक्ट करना होगा और बिल्कुल डोमेस्टिक ठीक है। इन्वेस्टर को जरूर हमें राइट डॉक्टर साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं एम.ए. जब्बार साहब आपकी तरफ आऊंगा। तो नवंबर में मुल्की करंट अकाउंट $90 लाख सरप्लस रहा, ये ऐसा कहना है जी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। यकीनन इसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि जो हुकूमतें थी, या माजी में जो एक हुकूमत रही 2018 में, उसने भी बहुत अलाप लगाए कि हमने जी सरप्लस में चले गए हैं। लेकिन चूंकि वहाँ अगर बात की जाए, कोविड ख़ास तौर पे एक ऐसा एलिमेंट मौजूद था कि जिसने उस टाइम की गवर्नमेंट को, और ये भी एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, या झूठा नैरेटिव जो कि बर्स्ट हुआ जैसे ही हुकूमत ने टेक ओवर किया, मुल्की खजाने भी खाली थे और एक अजीब तरह की सिचुएशन थी। अब इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन फिगर्स की आप बात कर रहे हैं, ये फिगर्स जो हैं वो एक उस वेरिएशन के हवाले से तो पैदा हो सकती हैं जब आपके एक इनवर्ड रिक्वायरमेंट जो बाहर से आती हैं और आपके आउटवर्ड वो रिक्वायरमेंट जो बाहर की तरफ जाती हैं, उनमें जिस तरीके से एक यानी एक फ़र्क पैदा होता है, ये उसको रिफ्लेक्ट करती हैं। जी। मगर मेरे अपने ख्याल में कि सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़रूरी चीज़ है उसके ऊपर हम ज़रूर बात करें। अभी डॉक्टर साहब ने से बात की, आपने भी बातें की जी कि इस वक्त हमें एक स्टेबलाइजेशन की तरफ जाना है। हमें इस कोमा में पड़े हुए मरीज़ को बाहर निकालना है, उसको रिहेबिलिटेट करना है। अब जहाँ तक एक शॉर्ट टर्म के हवाले से डॉक्टर साहब ने आपको कोई डेफिनेशन बताई, जी। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि आप किसी एक क्वार्टर की जब फिगर्स लाते हैं जी। तो वो आपके लिए एक्सपेक्टेशंस पैदा करती हैं अगर वो फिगर्स अच्छी होती हैं। राइट। मगर उस एक्सपेक्टेशंस के पीछे किस अंदाज से क्या एक्शंस लेने, क्या काम करना है, वो भी साथ साथ प्रोजेक्ट होती हैं। ठीक है। तो इस वक्त एक छोटे से दौरानिए में हम देखते हैं कि एक महदूदियत है किस चीज़ की कि आप एक मीडियम टर्म साइड पे मूव नहीं कर सकते हैं जी। मगर आप जो है एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे कुछ ऐसे मेजर्स लेने ज़रूरी होते हैं जो इस मुल्क के उस मुफादे आमा के साथ जुड़े होते हैं जी। जिसको हम कहते हैं कि एक कम्पिटिटिव इंडेक्स, लोगों की प्रॉस्पेरिटी, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट और लोगों के लिए कम तरीन जिसको कहना चाहिए कि वो प्रेशर जो इन्फ्लेशन की वजह से पैदा होता है, ये एक ऑब्जेक्टिव होता है जो मेरे अपने ख्याल में कि चाहे इंटरिम्स हों या चाहे एक तूलानी यानी 4 साल 5 साल वाली जो हुकूमतें वो हों, मगर जो सबसे बड़ी ख़राबी ये है जो मैं देख रहा हूँ कि इस शॉर्ट टर्म में, जैसे वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट के बारे में डॉक्टर साहब ने भी बताया, अगर उन्होंने कोई फ्रेज इस्तेमाल की है रीस्ट्रक्चरिंग की, अब वो रीस्ट्रक्चरिंग जो है जब भी पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में देखा गया है वो जैसे आ जाता है तो ये रीस्ट्रक्चरिंग जो है ये बॉक्स में बंद हो जाती है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग होती है उन लोगों के तकाज़ाओं के ऊपर, उन लोगों के ख्वाहिशात के ऊपर जिनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। डॉक्टर साहब ने उसको वाज़ेह भी किया कि मैं बिजनेस डिसीजन अपने हक में करूं क्योंकि मेरे पास अब अथॉरिटी है। दिस इज़ कॉल्ड द मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में हम तो 25 सालों से देख रहे हैं कि सियासतदानों के ऊपर एंटी ग्राफ्ट के कितने मुकदमे बनते हैं। एंटी ग्राफ्ट के मुकदमे बनते हैं, प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं बनाती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स ठीक काम नहीं करते हैं, इंस्टीट्यूशन दुरुस्त नहीं है। सिर्फ क्या हो रहा है कि एक मिसयूज़ ऑफ पब्लिक रिसोर्सेस है। आपने प्रोसिक्यूटर को पैसे दे दिए, इन्वेस्टिगेटर्स को दे दिए, नैब आपने बना ली, एंटी करप्शन एजेंसीज बना ली। उस सब का आखिर में रिजल्ट क्या होता है? वो वही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट खड़े खड़े एक एक दिन में सबको रिलीफ देती जाती है, या कोई भी हाई कोर्ट। तो ये सिस्टम जो है ना, प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो मैं देख रहा हूँ कि ख़तरा ये है। इवन अभी भी मैं आपके टीवी में बैठा हूँ, आई मस्ट बी बोल्ड इनफ, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि एंटरिम में भी इस वक्त देखा जाए कि क्या ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके अपने पर्सनल ज़ाती मुफादात हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इलेक्शन कमीशन ने एक कॉग्निजेंस ली आज चीमा के लिए, कहा इसको निकाल दो। क्यों? कि वो पिछले हुकूमतों का एक हिस्सा था। और भी कई ऐसे एलिमेंट्स हैं। अगर वाकई हम कहते हैं कि मल्टीलैटरल्स या डोनर्स हमारे लिए वो सिस्टम लाने की कोशिश करें, बल्कि मैं तो कहूँगा दे मस्ट इम्पोज कंडीशंस ऑन अस। दोज कंडीशन शुड बी मैंडेटरी एंड ऑब्लिगेटरी। रिफॉर्म्स क्या होते हैं? रिफॉर्म्स जो है वो 4 दिनों का एक खेल नहीं होता है। रिफॉर्म्स इज अ सस्टेनेबल बेसिस पे जब चलते हैं तो रिफॉर्म्स होते हैं।
इस वक्त आपके IMF के इतने सारे प्रोग्रामों के बाद भी आज भी हम नहीं देखते हैं कोई रिफॉर्म कहीं पे वेबसाइट पे टेबुलेटेड हो KPIs के साथ, टाइम फ्रेमवर्क के साथ। थोड़ा सा डिसीजन हार्ड है, मगर एक उम्मीद मुझे ये नज़र आती है कि SIFC का जो क़याम है उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त मुझे ये बताएं कि काफ़ी चीज़ें जो अभी तक हो चुकी हैं, एंटी स्मगलिंग, होर्डिंग्स, ये चीनी की जो कीमतें, हर चीज़ों में इतना एक मिस गवर्नेंस थी। जी। उस मेजर कुछ एलिमेंट सब नहीं हुए, वो किसके वजह से हुए? इस SIFC के वजह से। तो इसका मतलब क्या है कि SIFC में वो कौन सा जादू भरा हुआ है? SIFC में जादू नहीं भरा हुआ है। SIFC में एक रिडंडेंट, इनएफिशिएंट सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक डिसिप्लिन फोर्स आ गई है। दैट इज कॉल्ड द मिलिट्री एंड सिविल पार्टनरशिप। राइट। मिलिट्री, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, पाकिस्तान में अगर कोई भी डिसिप्लिन फोर्स है तो दैट इज ओनली पाकिस्तान आर्मी, दैट इज ओनली मिलिट्री। हमारी जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, दे हैव बिकम प्राइवेट सर्वेंट्स ऑफ पॉलिटिशियंस। दे आर नो बेटर देन एनीबडी। हर एक को MPA चाहिए, हर एक को MNA चाहिए, हर एक को मिनिस्टर चाहिए कि उसकी पोस्टिंग्स कराए। मगर अच्छी पोस्टिंग और बैड पोस्टिंग का तस्वीर सिर्फ पाकिस्तान में है और कहीं पे भी नहीं। सही, बिल्कुल ठीक है। राइट जी, बिल्कुल। MA जब्बार साहब, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, चूंकि वक्त के हमारे पास कम है, एंडिंग नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर निगरान हुकूमत की काविशों की बात की जाए तो हमने माजी में भी ये देखा है कि ऐसी अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होती हैं या फिर और भी दीगर कोई ऐसा रिलीफ मिलने की कैफियत पैदा होती है अंडर द शेडो ऑफ IMF, ये बहुत मुश्किल हो जाता है हुकूमत वक्त के लिए कि ये रिलीफ आवाम तक पहुंचाए। लेकिन मुसलसल हमने देखा कि लगभग 62 रुपये की एक मजमूई तौर पर जो रिलीफ आवाम को दिया गया, यकीनन इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जहाँ डॉलर नीचे आ रहा है वहाँ इसको भी ये भी बहुत अहमियत का हामिल है। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल वो तो पहुंचा है, रिलीफ ट्रांसफर किया गया है। रिलीफ 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं कि रिलीफ ट्रांसफर किया गया। और वो जो एक ड्रास्टिक वो था ना, खतरा था, अप्रीहेंशन था, बिल्कुल, कि क्योंकि अब केयरटेकर सेटअप आएगा तो वो बेरहमी से इस तरह हाथ होंगी, तो वो था ना, क्योंकि केयरटेकर गवर्नमेंट को इलेक्शन तो नहीं लड़ने ना, तो वो उस तरह का बहरहाल सूरत हाल क्रिएट नहीं हुई। और आई एब्सोल्युटली एग्रीड विद जब्बार साहब कि हमें एक चीज़ को इंश्योर करना होगा, जो बॉटम लाइन है, कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, पॉलिसी या डिसीजन उनकी बेसिस पे नहीं होने चाहिए कभी भी। जो प्लानिंग कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, उसको हमें इंश्योर करना होगा कि उसकी बेस पर कोई प्लानिंग या पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और केयरटेकर सेटअप पे बहरहाल एक होप होती है कि क्योंकि उनको और इस दफा ज़्यादा थी मेरे ख्याल से, ज़्यादा थी कि दूसरा ये कि वो नहीं, मतलब है वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए नहीं करेंगे, किसी को इनकरेज करने के लिए, किसी को बेनिफिट देने के लिए नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल ये डिसीजंस का, जैसे अभी आपने रेफर भी किया, इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं जिनके अपने पॉलिसीज में इन्फ्लुएंस हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो है, उससे हमें बहरहाल निकलना होगा। राइट डॉक्टर साहब चूंकि वक्त कम है, मैं क्विकली आपके भी रिमार्क्स देना चाहूँगा। जब्बार साहब, अगर अब बात करें, चूंकि जाहिर है ऑन अ पॉजिटिव नोट अगर हम बढ़ रहे हैं जनरल इलेक्शन की तरफ, तो एक बहुत अच्छी फिजा कायम होती जा रही है जिसमें इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्कस भी किया जा रहा है और परस्यू भी किया जा रहा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो, चाहे अस्करी इदारे हों, तो दे ऑल आर वेरी पैशनेट कि अब जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए। तो जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी मद में, उनकी रोशनी में जनरल इलेक्शंस को किस तरह देखते हैं? क्योंकि जाहिर है जिन चैलेंजेस की बात की जा रही थी, एक टाइम था कि ये भी बात हो रही थी कि शायद फंड्स ही पाकिस्तान के पास बहुत मुश्किल हो जाएंगे कि हम आम इंतखाबात की तरफ बढ़ सकें, तो अब ये तासुर भी ज़ाहिर हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, सारी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में इसको कहना चाहिए कि इकोनॉमेट्रिक एनालिसिस के हवाले से बेहतरीन मुल्क है, नो डाउट, जहाँ पे इन्वेस्टर्स भी आएंगे, जहाँ पे रिफॉर्म्स भी हो सकते हैं, जहाँ पे जो है इस मुल्क का फ्यूचर बनने की उम्मीदें भी हैं। अब इस आइडियल सिचुएशन में जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो आपने कहा जनरल इलेक्शंस, मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हम SIFC को एक छोटा सा एक मॉडल केस स्टडी के तौर पे हम अगर देखें तो SIFC की इफेक्टिवनेस हमें भी नज़र आ रही है, बिल्कुल आ रही है, सबको नज़र आ रही है। किसी तरीके से मैं तो ये कहूँगा, आई एम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो मिलिट्री और सिविल जो है अलायंस को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, वरना ये जनरल इलेक्शन फिर बेमाने हो जाएंगे अगर हमने वही, अभी तक आप देखें सारा पैटर्न है। अगर वर्ल्ड बैंक क्यों कह रही है कि पुराना पास पैटर्न्स में खराबी क्या थी कि हर डिसीजन जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट थी, हर डिसीजन में इन्फ्लुएंस था। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्रोटेक्ट नहीं हुआ या आपस में एग्रीड टर्म्स में, देखें एक डिसिप्लिन,
जी। और एक समझदार लोग ये Right. मैं अभी आपको नहीं एक्सप्लेन कर सकता, जी, जी। मगर सिविल ब्यूरोक्रेसी की बिल्कुल, बिल्कुल। वर्टिकल मूवमेंट्स जो हैं Right, right. और आर्मी की वर्टिकल मूवमेंट्स में बहुत बड़ा फर्क है। Right. The बिल्कुल best of the best जब्बार साहब, are those चूंकि- people who are serving in army. राइट राइट, बिल्कुल ठीक है। मैं चाहता था मजीद बात भी करें, आपको मौका भी दें, लेकिन बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इंजीनियर एम ए जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मेहर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फारूक आदिल साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका भी हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने वक्त निकाला। और जहाँ तक इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात है, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अब इज़ बैक ऑन द ट्रैक। जो बातें की जा रही थी, एक अजीब सी कैफियत क्रिएट की जा रही थी, जहाँ झूठ का नैरेटिव बनाया जा रहा था कि शायद मुश्किल फैसले करने होंगे और फिर इन द शॉर्टर रन वो जो फैसले हैं वो इन द लॉन्गर रन आपको रिलीफ देंगे। तो मेरे ख्याल से हम सब ने देख लिया कि वो जो फैसले थे या वो जो काविशें थी पुरानी हुकूमतों की, वो गलत साबित हुई। और आज जो केयर टेकर सेटअप ने इकदाम लिए हैं, यकीनन हम चाहेंगे कि जो आने वाला इलेक्टेड सेटअप है वो भी इनकी तरफ देखे और इन्हीं पॉलिसीज़ को अपनाकर कुछ बेहतर पाकिस्तान की सिचुएशन कर सकता है इकोनॉमिक हवाले से। ऑन दैट नोट जी, इसी दुआ के साथ कि आने वाले जो आम इंतखाबात हैं वो भी एक बहुत अच्छी खबर पाकिस्तान के लाएँ। कीप वॉचिंग नुक्ता एतराज़। खुदा हाफ़िज़।